हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का 3 अंक वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि झारखंड बोर्ड के द्वारा हर बार पूछा जाता है बच्चों। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर सारा क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं अच्छा से तो 3 अंक वाला एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और क्वेश्चंस को हम इतना आसान तरीके से आपको समझा देंगे बच्चों कि आप एक बार समझ जाइएगा तो उसके बाद भूलिएगा ही नहीं। ठीक है, तो एकदम आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को आपको समझा देंगे। आप एक बार समझ जाइएगा तो फिर भूलिएगा नहीं। एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से इसे लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिखेंगे तो 3 में 3 नंबर आपको मिलेगा बच्चों। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को बच्चों फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, यानी कि तानाशाही सरकार बच्चों। जैसे कि मतलब सरकार का मतलब जैसे पहले राजा हुआ करता था बच्चों, उस पर कि कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, राजा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, इसी तरह के सरकार को हम लोग निरंकुश सरकार कहते हैं, यानी कि अपना मनमानी करना, प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीयकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है समझ गए। देखिए 2 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का एक महान सेना नायक था। सेना नायक का मतलब होता है बच्चों कि सेना जो होता है, ढेर सारा मतलब सेना जो है, सेना जो होता है उसका लीडर, उसी को बोलते हैं सेना नायक। उसके बाद देखिए, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त किए। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को बहुत सारे विजय प्राप्त कराए। उसके बाद फ्रांस का पहला सम्राट भी घोषित किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का पहला सम्राट भी घोषित किया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। इन्हीं के द्वारा बनाया गया आचार संहिता प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। आपको 2-4 लाइनें याद रखनी है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और वो उन्होंने क्या किया अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, वही चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं है जो कॉपी चेक करता है वो पूरा आपका आंसर को एक एक करके पढ़ता है, 2-4 ऊपर का 2-4 लाइन पढ़ता देखता, अच्छा बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो फुल मार्क्स आपको दे दिया जाता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। यानी कि हम इंसान के लिए बच्चों संसाधन जो है, कोयला, पेट्रोल, ये सब संसाधन है, ये सब क्यों आवश्यक है। तो देखिए, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन सब की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे ये देखिए, भोजन, वस्त्र, घर, ये सब हमारा मूलभूत आवश्यकता है, जिसे होना जरूरी ही है। ठीक है, संसाधन मानव जीवन के सुखद व सरल बनाते हैं। संसाधन जो है वो मानव का जीवन, हमारा जीवन सुखद और सरल बनाता है। आज संसाधन किसी देश की प्रगति की सूचक माने जाते हैं। जिस देश में बहुत ज़्यादा पेट्रोल होता है, कोयला होता है, वो देश बहुत विकसित हो जाता है धीरे धीरे करके। इस प्रकार संसाधन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन। वर्षा जल संग्रह क्या है। वर्षा जल संग्रह भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीक है। ठीक है, इसमें वर्षा के जल को रोकने और इकट्ठा करने के लिए विशेष ढांचे जैसे कुआं, गड्ढे, बांध आदि का निर्माण किया जाता है। देखिए बच्चों, भूमिगत जल होता है जैसे कि बोरिंग के जरिए जो पानी निकाला जाता है बच्चों, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, कुआं बनाया जाता है, गड्ढा बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, जिससे पानी एक जगह जमा होता है तो वो धीरे धीरे सोख के जमीन के अंदर जाता है, जिससे कि भूमिगत जल का जो क्षमता होता है बच्चों वो बढ़ता है। इसके द्वारा ना केवल जल का संग्रह होता है, अपितु जल को भूमिगत होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये सब तरीके आजमा कर भूमिगत जल क्षमता होता है वो बढ़ता है, और जल भी संग्रह होता है, जल भी बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, ज़रूरत पे जब मान लीजिए वर्षा होता है तो गड्ढा रहेगा, बांध रहेगा, तो उसमें वर्षा वाला पानी जमा होगा, उससे हम लोगों का
पटवन हो जाएगा, खेती कृषि के लिए उपयोग हो जाएगा, बहुत सारे चीज़ों के लिए उपयोग होगा, तो इसीलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो बच्चों साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधार के लिए गठित किया गया आयोग था। ठीक है, साइमन कमीशन जो है भारत में गठित किया गया था संवैधानिक सुधार के लिए। इसका गठन 1927 में किया गया था और इसका नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। ठीक है बच्चों, सर जॉन साइमन के नाम पर ही रखा गया था साइमन कमीशन। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? प्रकृति में अनेक जीव पाए जाते हैं, हमारे प्रकृति में अनेक तरह के जीव पाए जाते हैं, पशु है, पंछी है, बहुत तरह के, बहुत प्रकार के, इनमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं। पेड़ पौधे भी बहुत तरीके के पाए जाते हैं, ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, भिन्न का मतलब अलग अलग होते हैं। जीवों में विविधता ही जैव विविधता कहलाता है, यानी कि जीवों में विविधता ही बच्चों बहुत जो डिफरेंट है वही ही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर, शहरीकरण किसे कहते हैं? किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन करते हैं, यानी कि गांव या फिर गांव जो होता है बच्चों उसे धीरे धीरे क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है, हॉस्पिटल बनाया जाता है, स्कूल खुलता है, पार्क बनता है, तो उससे क्या होता है, गांव जो है धीरे धीरे शहर होने लगता है, तो इसे ही बोलते हैं शहरीकरण। और लोग भी जब गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं तो ये भी शहरीकरण इसे भी कहा जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है, जो देश की आबादी है उसकी जो आय है उससे भाग दिया जाता है, तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? तो बच्चों सामुदायिक सरकार एक भाषीय समुदाय के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, यानी कि मतलब बच्चों जिस समाज का लोग है उसी समाज का सरकार भी है, उसे ही कहते हैं सामुदायिक सरकार, यानी कि धर्म उसी धर्म का भी हो सकता है, शिक्षा का भी हो सकता है, ठीक है, तथा इसके पास कई मुद्दे से संबंधित शक्तियाँ होती है, जैसे सांस्कृतिक, ठीक है, भाषाई, शैक्षिक इत्यादि। तो अभी हमने बच्चों आपको 9 क्वेश्चंस कराए हैं, 3 अंक का। हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट का और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे बच्चों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अभी ये 9 क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लीजिए बच्चों, अच्छा से समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।